हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज भी इस वीडियो को मैं लेके आया हूं जिसमें हम लोग जानेंगे क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल की इससे पहले की 2 वीडियो बन चुकी है, जहां पर हमने बहुत सारे अकाउंटिंग एजम्पशन और प्रिंसिपल देख चुके हैं। यानी एजम्पशन भी लिखा, कॉन्सेप्ट बोलो, प्रिंसिपल बोलो, ये हमने देखा। गोइंग कंसेप्ट खत्म हो चुका है, एक्रूअल हो चुका है, कंसिस्टेंसी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमारा पिछली वीडियो में हमारा और भी बहुत सारा टॉपिक खत्म हुआ है। तो अब ये बहुत सारा कुछ हमारा हो गया, अब मुश्किल से कुछ और बचा है, उससे भी देख देख के हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और आज की वीडियो में आप लोग बाकी का, यदि पिछली वीडियो में 4 हो चुके हैं, पिछली वीडियो में 4 हुए, बाकी के 5, 6, 7, 8, यानी 8 तक आज करेंगे। ये मत सुना कि सर आपने यहाँ पे 5 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा। अरे यार 4 पहले बता दिया, तो आज 5 से ना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन ये मत सुना कि सर गिनती गलती हो गया, गिनती गलती नहीं हो गया बाबू, आप गलत हो गए हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या हमारा आज का वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या है वो ध्यान सुनिए। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहता है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस में आप कोई भी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करोगे ना, तो वो डबल इफेक्ट से क्या करता है, प्रभाव डालता है। ये ड्यूल एस्पेक्ट से रिकॉर्ड किया था, यानी अगर डेबिट होगा तो वो ये क्रेडिट तो होगा ही होगा, बनाया ना। ट्रांजैक्शन जनरली तो पास के ही थे। अब तो मुझे बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि सर ये ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है। बाबू सीख गए, इसलिए तो प्रिंसिपल सबसे लास्ट में करा रहा हूं ना, ठीक है। इसीलिए तो वजह होती है प्रिंसिपल लास्ट कराने की मेरी। तो क्या हुआ वो समझो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे तो वो डबल इफेक्ट से, यानी डबल एक्सपेक्ट से रिकॉर्ड होगा, 2 साइड से एक्सपेक्ट से रिकॉर्ड होगा। एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, according to this concept every business transaction has dual aspect, यानी हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या होगा, डबल इफेक्ट होगा। समझ आया, एक डेबिट एंड ए क्रेडिट, एक डेबिट होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर। हर एक डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो। अब जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। मान लीजिए मैंने एंट्री मारी कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और नीचे में लिख दिया राम से आया होगा तो राम से अकाउंट, चलो 100 रुपया बोलो। अगर एक डेबिट हुआ तो उसको के लिए क्रेडिट है क्या, तो क्या लिखा, इन अदर वर्ड्स फॉर एवरी डेबिट, हर एक डेबिट के लिए देयर इज ए क्रेडिट, वहां पे क्रेडिट जरूर होगा ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट, या तो एक अकाउंट से या तो 2 अकाउंट से। सर एक अकाउंट 2 अकाउंट समझ में नहीं आया, चलो समझा, चलो समझना, ये समझ आया ना। आज बात समझिएगा एकदम ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए मुझे पैसा रिसीव हुआ, मैंने मारा कैश अकाउंट डेबिट, साथ में मैंने उसको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। शॉर्टकट लिख रहा हूं काफी। तो मान लीजिए राम से है, टू राम से अकाउंट लिख दिया। राम से देखो 100 क्रेडिट है, ऊपर में कितना हुआ, 190 और 110, यानी एक एंट्री के लिए 2 एंट्री बनेगी, नहीं बनेगी। इक्वल अमाउंट लेना, 100 यहां भी हुआ और 100 नीचे में भी हुआ। सर एक और समझा देते सर, अच्छा रहता, तो चलिए एक और समझा देता हूं। इसी को एंट्री को लेता हूं, देखो मैं इसको कैसे पलट रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिखा है राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, रिसीव अकाउंट। यहां अगर 100 है तो नीचे भी क्या मैंने लिखा 90, तो बाकी 10 हुआ कि नहीं। इक्वल अमाउंट करना ना, तो वही तो बोला अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट, चाहे एक अकाउंट से इक्वल हो जाए, चाहे 2 अकाउंट से इक्वल हो जाए, चाहे 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, कितना भी हो जाए, बस अमाउंट इक्वल होना चाहिए। यही करा आपका ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। समझ आया?
कितना आसान था ना सर, क्या बताया सर, ये पता था सर, अरे पता है मेरे को कि आपको पता है ये चीज, तो क्या दिक्कत है सर, कुछ नया बताइए, कुछ नया क्या बताइए, अब सब पुरानी है। तो नया क्या है, इसका फॉर्मूला एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज पर कैपिटल, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन। बोला ना, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल, यानी अगर एसेट 100 का है, अगर एसेट 100 का है और लायबिलिटी मान लो 10 की है, तो कैपिटल 90 का होगा, दोनों इक्वल होगा ही होगा। देख लो बढ़िया से आराम से, 90 10 100 100 100 हुआ ना, तो दोनों इक्वल होगा। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है आपसे, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू, मैं बता देता हूं, ये एकदम आता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर हम ऐसा लिख दें, आप मुझे बताना सिर्फ, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्या गलत मैंने लिख दिया कुछ एकदम? अच्छा ठीक है। अच्छा मैं अगर ऐसे कर दूं, ऐसे अगर मैं कर दूं, ऐसे में मत कर रहा है, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटीज, सर ये गलत होगा? आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? इसी पे आपके सवाल आते हैं एग्जाम में, हर साइड बोलने हैं क्या, एसेट आपका 100 रुपया है, लिख रहे हैं कहीं कि एसेट आपका 100 रुपया है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, एसेट्स आपका 100 रुपया है, कैपिटल आपका मान लो 50 नहीं तो 40 रुपया है, तो लायबिलिटी कितनी है, लायबिलिटी कितनी लायबिलिटी होगी, आराम से फॉर्मूला आपके सामने है, पुट करो, हो जाए कितना, यहां मैंने बैठाया 100, ठीक है, कैपिटल लगाया तो माइनस कर दिया मैंने यहीं पे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं लगी, -40 इक्वल टू कितनी, 60 रुपए का आपकी लायबिलिटी है, खत्म, कितना आसान है, हो तो गया बस। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सुमित जी सबको बोला हूं, वेस्ट बंगाल में जितने जन है, अमित दिव्या एग्जाम में गिरेगा, समझ आ रहा, सरराज आलोक छोटा में बड़ा में जो है संगाया, बड़ों को दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला याद रखें, एग्जाम में पक्का एक नंबर का एमसीक्यू में गिरेगा, अब भी बोलता है एमसीक्यू में ये पक्का गिरेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगला कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको वसूली की अवधारणा। अरे बाप रे सर, हिंदी बोल रहे हैं आज की वीडियो में, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सुन लो ना, ठीक है, इसको क्या, दो पहलू की कॉन्सेप्ट, ठीक है, दो पहलू की अवधारणा, चलो यार रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑब्लिक रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए, हमारा सुनिए, मैं इसके बारे में समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन realized when a transaction has been entered into and the obligation to receive the amount has been established। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना, आप उस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करना जब हमारा ऑब्लिगेशन मिले, जब हमारा ऑब्लिगेशन मिले तभी उस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है। सर समझ में नहीं आया सर, एग्जांपल से अगर समझा देते ना तो काम बन जाता। तो देखिए एग्जांपल समझाना, ध्यान सुना, आज हमारी तारीख है मान लीजिए 23, ठीक है, कितनी तारीख है, चलो 25 है, 25 में मान लेता, आज हमारी तारीख है 25 मार्च, आज हमारी तारीख है 25 मार्च, ध्यान से सुनिएगा, आज 25 मार्च, आज मैंने किसी को सामान बेचा, सेल किया है मैंने, मान लीजिए 5000 की मैंने सेल की है किसी बंदे को, मान लीजिए दिव्या को मैंने 5000 की सेल की। अब ध्यान सुनना, इसने मुझे पेमेंट किया 30 मार्च को, कितने को तारीख को पेमेंट किया, 30 मार्च को इसने मुझे पेमेंट की। मुझे बस एक बात बता दीजिए, ये जो 5000 की सेल जो मैंने इसे की है वो 25 तारीख को रिकॉर्ड हुई थी, 30 मार्च को, 25 को बस इतना,
बस रे। अच्छा, और इसको अच्छा से करते हैं ध्यान से। तो मैं इसको 25 साइड रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि भैया ऑब्लिगेशन यही मिल गया मुझे। ऑब्लिगेशन मेरा क्या मिल गया? यही मिल गया, तो ये साइड को रिकॉर्ड करूंगा। बात क्लियर है? और अच्छा से समझो, और अच्छा से समझो। दूसरा आइटम, मान लीजिए 25 तारीख को मुझे 5000 रुपए मिल गए। 25 तारीख को मुझे 5000 मिल गए और दिव्या ने बोला कि भैया 30 मार्च को आप मेरे घर पैसा भिजवा दीजिए, सामान भिजवा दीजिए। 30 मार्च को सामान भिजवा दिया और 30 मार्च को मैंने क्या किया? गुड्स से उसको सेंड कर दिया। अब मुझे बताओ कि मैं ये 25 मार्च को रिकॉर्ड करूं कि 30 मार्च को? बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर बोलो बोलो बोलो। तो बाबू इसका आंसर होगा 30 मार्च को। ये तो एडवांस बना, एडवांस बना। सर समझ में आया इसको ना? अगर ईयर वाइज करना तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ईयर वाइज करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ईयर वाइज कर देता हूं। क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है। मान लीजिए 2022 चल रहा है, ये 2023 है। समझो बात को। अब क्या, ध्यान सुनना, 2023 में मुझे माल की डिलीवरी करनी थी, लेकिन उसका मुझे एडवांस 2022 में ही मिल गया 50,000 का। बस मुझे इतना बता दो, ये 2023 का है ना, क्या 2022 में रिकॉर्ड करूंगा कि 2023 में रिकॉर्ड करूं? बस इतना बता दो। 2023 एडवांस क्या करते हो? फाइनल को बनाया ना, लेस करते थे कि नहीं करते थे? तो वो किस कॉन्सेप्ट के तहत करते थे पता है? यही है वो रेवेन्यू रिकॉर्डेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कॉन्सेप्ट करना। यानी आपने एडवांस जब इस साल का नहीं तो भैया ऑब्लिगेशन कब पूरा होगा? हमसे डिपेंड कब है कि 2023 में डिलीवरी कर दीजिएगा, 2023 में माल भेज दीजिएगा मुझे, ठीक है? एडवांस में मुझे लिया, लेकिन 2023 में ऑब्लिगेशन कब पूरा हो रहा है? 2023 में। तो ट्रांजैक्शन भी कब रिकॉर्ड करेंगे? जिस दिन ऑब्लिगेशन मेरा पूरा हो रहा है, यानी 2023 में। समझ में आया? समझ में आया? और अगर इसका विपरीत हो जाए यानी उल्टा हो जाए कि भैया 5000 का माल मैंने 2022 में बेचा, जिसका पेमेंट 2023 में करेगा, ऑब्लिगेशन कब पूरा हुआ? 2023 में कि 2022 में? 2022 में हुआ, यानी 2022 में रिकॉर्ड कर। भले पेमेंट इसमें क्यों ना हो जाए या पैसा इसी में रिसीव क्यों ना हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज हमेशा जिस ईयर का ट्रांजैक्शन होता है उसी ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। जिस ईयर का ट्रांजैक्शन होता है उसी ईयर में रिकॉर्ड करना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू इज considered to have been realized when a transaction have been entered into and the obligation to receive the amount has been established। यानी आप ट्रांजैक्शन को उसी समय, कोई भी रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन को उसी समय आप रिकॉर्ड करो जिस दिन आपको ऑब्लिगेशन मिला। समझ में आया? तो ये क्या कहलाता है आपका? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। दूसरा नाम लिख लो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। अगला मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये मैं पोर्शन में डाल रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो जल्दी से, ये साइड का। चलो ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान सुनो। अच्छा ये मेरी लाइट आ रही है, थोड़ा इसको देखिएगा। वीडियो को पॉज करो, मैं इसको सही करता हूं। चलिए तो देखो अब यहाँ पे लाइट आपको नहीं आ रही होगी। चलो अब आप देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट है, और मैचिंग कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसको समझने वाला कॉन्सेप्ट है, मैं बिता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि क्या होने वाला है मैचिंग कॉन्सेप्ट में। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, इसी चीज को ध्यान रखिएगा एकदम ध्यान से। देखिए क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने एक बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? तारीख मैं लिख देता हूं हाईलाइट करके, जिससे आपको समझ में आए। ये तारीख है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मार्च, यानी ये मेरा 1 मार्च नहीं 1 अप्रैल करता हूं। 1 अप्रैल 2020 21 करता हूं, और सुनिए 2021 टू 31 मार्च 2022,
ठीक है, ये हमारा है, यानी 4 डेज समझ गया ना कि कहां से कहां तक है, 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ, बस काउंट करके बता दो मुझे। 12 महीना हुआ ना, अप्रैल से लेकर मार्च तक ये किया। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा बाय सेल्स, मान लीजिए 1 लाख की है, कितनी की सेल है हमारी, 1 लाख की सेल है। यहाँ पर मैंने लिखा है कहां से कब तक की है, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर हमारी सेल है 31 दिसंबर 2021 की सेल है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा परचेजेस टू सेगमेंट, हमने लिखा टू परचेजेस, और परचेजेस हमारा कितने का है, मान लो 40,000 का परचेजेस है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया ये मेरी है 1 मार्च 2021 टू 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 2022, ठीक है, बड़ों को दिखा रहा है, ठीक है, ये बन गया। तो मुझे बताओ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया, सरफराज बोलेगा जल्दी बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जल्दी बताओ सरफराज ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आया 1 लाख, इधर हुआ तो 1 लाख माइनस किया 40,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट सर बहुत आसान था सर, 60,000 निकल के आ गया है हाथ में, ठीक है, आ गया 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो बाबू आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप बोलते हो कि 60,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आप पूरे गलत हो। सर क्या बोलते सर, हमने फाइनल अकाउंट बनाया सर, इधर जोड़ते रहे घर, आप तो क्या सर ग्रॉस प्रॉफिट, यही मिस्टेक कर गए आप कि तारीख नहीं देखी। तारीख क्या लिखा है, हम बना कब करें, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का बना रहे, तो यहाँ पे अगर सेल होनी चाहिए तो कौन से टाइम की होनी चाहिए थी, वही तारीख की। यानी यहाँ पे जो सेल है जो लिखा है 1 जनवरी 2000, ये नहीं होनी चाहिए थी, होनी क्या चाहिए, होनी ये चाहिए क्या, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, यही होनी चाहिए ना, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की सेल होनी चाहिए। क्या ऐसी थी, नहीं थी। यहाँ पे क्या लिखेंगे परचेज, यहाँ सर यहाँ पे सर 21-22 तो नजर आ रहा सर, लेकिन 21 भी है 22 भी है। अरे यार महीना तो देखो, अप्रैल से चालू और ये मार्च से फरवरी का परचेज है, तो कैसे आप कंपेयर कर सकते, कंपेयर करके जो आप बोले आया ग्रॉस, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये हो ही नहीं सकता। कंपैरिजन कब कर सकते हैं, कंपेयर तभी कर सकते हैं जब डेट से डेट मिले, दिल से दिल मिलता है ना, अरे मिलता है, जैसे दिल से दिल मिलता है वैसे ही तारीख से तारीख मिलनी चाहिए, तभी भैया आप क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर करके सही चीज निकाल सकते हो। अक्सर ऐसे से इशारा कर रे कहीं दिल दे के आ गया क्या, अरे बात समझ आई, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत लगी, समझ आया। तो भैया एक चीज याद रखना, अगर इसी को, ये जो हमारा हुआ इसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपकी, ध्यान सुनिएगा, अगर आप बना रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का, तो आपकी सेल ये नहीं होनी चाहिए, आपकी सेल की तारीख क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की। यहाँ पे परचेज का क्या होना चाहिए, परचेज यहाँ पे वही होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 की परचेज होनी चाहिए। उसी तारीख से देखो ये भी मैच कर गया सेल, और इसी तारीख से मैच कर गया परचेज। अब अगर हम बोलते कि हमारा सर 60,000 आया, तो बाबू सही है, एकदम 100% सही है, क्योंकि भैया ये हो गया डेट से डेट मिलना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी इनकम जिस ईयर के, जहां से जहां तक इनकम आप ले रहे हो, समझ लो, जहां से जहां तक इनकम ले रहे हो वहीं से आपको परचेज भी वहीं तक का लेना होगा। समझ में आया बात को। अगर आप 4 दिन की इनकम ले रहे हो तो उसी 4 दिन का आपको खर्चा भी लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मंडे,
ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ठीक है, ये 4 दिन का आपने इनकम ले लो, इन्हीं 4 दिन का खर्चा लेना पड़ेगा। इन्हीं के अपने फ्राइडे का भी ले लिया खर्चा, ना 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 बिल्कुल नहीं हो सकता। यही होता है आपका मैजिक कॉन्सेप्ट। तो क्या बोला मैजिक कॉन्सेप्ट? अकॉर्डिंग, या लाइक कर सकते नहीं यार, में सुन लीजिए। अकॉर्डिंग to this concept, the expenses of an accounting period are matched. What देखो matched against relative revenue rather than cash received or paid. ठीक है, और समझ लो ध्यान से। और ये भी ध्यान रखना है कि चाहे हुआ हो या ना हो, ये भी ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एक्सपेंसेस जिस अकाउंटिंग पीरियड का, जिस भी अकाउंटिंग पीरियड का आप एक्सपेंसेस लोगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड का आपको रेवेन्यू भी लेना पड़ेगा। चाहे वो कैश रिसीव के समय हो, चाहे आप कैश पेड कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी दोनों के केस में आपको वही लेना पड़ेगा। दिस इंश्योर ट्रू एंड फेयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल। अगर ऐसा करोगे तो आपका सही वाला प्रॉफिट निकलेगा, ट्रू फेयर प्रॉफिट निकलेगा। बैलेंस शीट भी जो आपका रहेगा वो भी ट्रू होगा और फेयर होगा। बात समझ आ गई? समझ आई? तो ये आपका क्या है, पूरा का पूरा मैचिंग कॉन्सेप्ट है। खत्म हो गया पूरा। अगला जो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट है। क्या होता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट? अब सिंपल सा बात है, कभी दुकान गए हो, ऑब्वियसली ज्वेलरी का दुकान गई है, पॉलिनी गई है, ज्वेलरी कभी खरीदी है? अच्छा खरीदी है। अच्छा, ज्वेलरी खरीदने के बाद क्या बस ज्वेलरी लेके घर आ जाती है कि उसकी रसीद कटा के, यानी पक्का बिल जिसको बोला जा रहा है, पक्का बिल, वर्ड समझो, पक्का बिल वो बना के लाती है ना? क्यों? क्यों? मेरे को सवाल बजा दिया, क्यों हम लोग इसलिए बना के लाते हैं पक्का बिल, ताकि कल कुछ गड़बड़ ना हो। वो हमारे एविडेंस है, यानी पक्का बिल बना दिया तो बिल में उसे जो लिखा गया, मान लो उसे 50,000 का, अगर 50,000 की ज्वेलरी का उसको नेकलेस बना के दिया है, खुश हो रही है, अरे मैं वही सोच रहा कि खुश करने वाली बताइए, तो 50,000 का ज्वेलरी का अगर नेकलेस बनाया तो 50,000 ही अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे, उसी 50,000 से जो इनकम करे उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया पहले भी, कि जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उनके कुछ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे हमारा अमित के दुकान में, ये जो छोटा अमित है, इसके दुकान में जितना राशन आता है, एक आता है रसीद, आता है कि नहीं आता है? अब ये बोला सर हम ना दुकान में गए ना, आटा खरीदे सर, उसको बोले ना पक्का बिल बना के दे, और ये टटरा के मारेंगे रे। हाँ, दुकान में जाकर पक्का बिल मांगे, आटा 1 किलो खरीद के ला तो पक्का बिल खरीद मारे दुकानदार पहले आपको पकड़ के। हाँ, लेकिन अमित का जो दुकान है, इसका दुकान है गोलदारी, तो ये जो माल मंगाता है किसी जगह से, होलसेलर से जो माल मंगाता है बड़ी क्वांटिटी में, तो प्रूफ के लिए क्या लगता है? पक्का बिल लेता है ना, जाकर पूछना ना पापा को एकदम। तो वो क्या है, उसी के आधार पर ये क्या करता है, सब कुछ रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट। यही होता है क्या, कि इसी के आधार पर आप फ्यूचर में काम कर पाओगे। देखो क्या है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी recorded in an objective manner, free from personal bias। पहले प्रश्न कि इस कॉन्सेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको एक ऑब्जेक्टिव मैनर में क्या करें, रिकॉर्ड करेंगे, फ्री फ्रॉम पर्सनल, कोई भी पर्सनल बायस से विरुद्ध। यानी इसे कोई ये नहीं कि मेरा पर्सनली बायस का मतलब दुश्मनी, वो ऐसा कुछ नहीं, फ्री होकर हम लोग क्या करेंगे, आराम से रिकॉर्ड करेंगे। आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर द अकाउंट, यानी जो भी मैनेजमेंट, जो भी अकाउंटेंट इसको रिकॉर्ड करे, वो आसानी से क्या कर पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा। क्या होगा? सारा डॉक्यूमेंट्स होगा। जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था आलोक के बारे में, 50 लाख का दहेज का था ना, उसे क्या बोला ना सीए, अब कुछ बुक्स और अकाउंट से रिकॉर्ड किया, नहीं सर कुछ नहीं है। अब क्या हुआ, सीए जी ने क्या बोला कि ठीक है काम कर, तू ही बैठ जा, ठीक है, बैंक से स्टेटमेंट ले आ, तेरा कोई बिल बुल है तो वो ले आइए, ये सब बोला गया था ना, बिल ले आइए, कोई रसीद है तो वो ले आइए, सब कुछ हम लोग क्या करें, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आप निकाल के दिखा रहे, तो भैया वही सब चीजें बोली गई ना,
ठीक है, कि आपके पास जो भी अकाउंटेंट, जो भी मैनेजमेंट जो होगा रिकॉर्ड करेगा, वो आसानी से फ्री माइंड से क्या कर पाएगा, रिकॉर्ड कर पाएगा, उसको कोई किसी चीज का परेशानी नहीं हो। क्यों? सारे के सारे बिल, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे एविडेंस उस बिजनेस में प्रेजेंट है। अब देखो, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये पॉसिबल तभी होगा यदि एक अकाउंटेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर कोई परेशानी नहीं होगी। ये तभी होगा जब उसको कोई परेशानी नहीं होगी। कब होगी? तो भैया तब होगी, देखो, जब व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, कुछ वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोस, इनवॉइसेस, सेल्स का बिल, पे स्लिप, एटीसी। यानी ये सब होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स है, ये सब वो डॉक्यूमेंट्स है जो ये बताते हैं कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात का ये प्रूफ देते हैं। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। समझ आ गया? समझ में आया? एकदम सिंपल सिंपल 4 कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद बचे 3 कॉन्सेप्ट और, जो कि हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है और बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत लाइक दो। ठीक है, ज्यादा नहीं मांग रहा, थोड़ा ही बहुत लाइक दे दो। ठीक है, तो लाइक दो यार, मोटिवेट करो। और जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, वो जल्द से जल्द YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस प्लेटफॉर्म में, इस चैनल पर आपको जो मिल रहा है ना, आप सोच लो, अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे आपको बहुत कुछ मिला यार। ऐसा नहीं कि मैं YouTube पे आया हूँ और आपको अधूरा नॉलेज दे रहा, नहीं, मैं आपको फुल नॉलेज दे रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट के साथ दे रहा हूँ, एकदम पूरा बिंदास दे रहा हूँ। ठीक है, तो यार सपोर्ट करो। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को, मेरे चैनल को अपने जितने हो फ्रेंड उनके साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ सीखने का मौका मिले। ठीक है, तो आज इतना कह के मैं अलविदा कहता हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा का शुभ रात्रि, थैंक यू, फिर मिलते हैं।